अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो WBCs के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने RBCs के बारे में बात की थी और आज के इस नए वीडियो में हम WBCs के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चले चलते हैं WBCs के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम WBCs के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ देखते हैं। तो चले, जो WBCs होती है इनको बेटा ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। WBCs आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। इसके बाद आप याद रखिएगा कि जो WBCs होती है दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। इससे पहले आपने देखा था कि जो RBCs होती है दे लेक न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं था। और आज जब हम WBCs के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि WBCs आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी इसका मतलब ये है कि जो WBCs होती है इनमें न्यूक्लियस बेटा होता है। यही फ़र्क है RBCs और WBCs में कि RBCs में बेटा न्यूक्लियस नहीं होता, WBCs में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन बेटा इनमें एक ज़बरदस्त पिगमेंट नहीं देखा जाता। दे लेक अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। RBCs के बारे में हमने देखा था कि उनमें तो न्यूक्लियस नहीं था लेकिन उनमें बेटा ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट था। लेकिन आज WBCs के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं इनमें न्यूक्लियस तो होता है लेकिन बेटा इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। और काम क्या है इनका? दे एक्ट एज एन इम्यून सिस्टम, यानी दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे बॉडी को इन्फेक्शन के खिलाफ, यानी इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को रोकती है। प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी इनका काम हमारे बॉडी में किसका है? इम्यून सिस्टम का काम है। यानी ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो अभी तक हमने कहा कि WBC जो होती है इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इनके पास न्यूक्लियस होता है। दे लेक हीमोग्लोबिन, इनके पास वो वाला पिगमेंट नहीं होता जो RBCs के पास होता है। इसके बाद हमने कहा कि जो RBCs होती है वो ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करती थी, वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करने में मदद करती थी। लेकिन जो WBCs होती है बेटा ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करती बल्कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये एक इम्यून सिस्टम का एक अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद अगर हम WBCs के डिस्कवरी के बारे में बात करें, डिस्कवरी ऑफ WBCs, तो आपको पता है हमने इससे पहले के वीडियो में कहा था कि जो RBCs है उनको डिस्कवर किया था एंटन वन लीवनहॉक ने, लेकिन जो WBCs है इसको सबसे पहले बेटा डिस्कवर किया एक जबरदस्त साइंटिस्ट ने जिसका नाम था विलियम Hewson. So WBCs were first discovered by William Hewson. बेटा आपको पता है इसको हम फादर ऑफ हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। और इस हेमेटोलॉजी का फादर बेटा कौन है? विलियम हैवसन है, जिसने बेटा सबसे पहले WBCs को डिस्कवर किया। लेकिन बेटा इसने अपनी इस डिस्कवरी में क्या कहा? इसने कहा कि जो WBCs होती है ये लिम्फेटिक सिस्टम से प्रोड्यूस होती है। कहां से प्रोड्यूस होती है? ये लिम्फेटिक सिस्टम से प्रोड्यूस होती है। और साथ ही क्या कहा कि ये प्रोड्यूस लिम्फेटिक सिस्टम से होती है। इसके बाद ये WBCs ब्लड वेसल्स में चली जाती है और देन यही WBCs कन्वर्ट होती है इनटू RBCs। क्लियर? यानी WBCs को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? विलियम हैवसन ने। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो WBCs होती है ये लिम्फेटिक सिस्टम से प्रोड्यूस होती है और लिम्फेटिक सिस्टम से जब प्रोड्यूस होती है, लिम्फेटिक सिस्टम से बनती है, उसके बाद ये कहां चली जाती है? ब्लड वेसल्स में चली जाती है। ब्लड वेसल्स में जब चली जाती है तब यही WBCs कन्वर्ट होती है और बनाती है RBCs। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है विलियम हैवसन का। इसने साथ ही साथ ये बात भी कही कि ये WBC जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? RBCs में कन्वर्ट होती है। और इसने कहा कि जो WBCs होती है ये बेटा कलरलेस होती है। क्या होती है? कलरलेस। सो WBCs आर कलरलेस अकॉर्डिंग टू विलियम हैवसन। लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट बेटा आया जिसका नाम था जबरील एंड्रॉल। और इसके साथ एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम
एडिसन, विलियम एडिसन, यानी दो साइंटिस्ट्स आए, जबरील एंड्रॉल एंड विलियम एडिसन। इन दो साइंटिस्ट्स ने बेटा 1843 में सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs को अच्छे से डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया। किस किस ने? जबरील एंड्रॉल एंड विलियम एडिसन ने 1843 में ल्यूकोसाइट्स को बड़े अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया। क्लियर। लेकिन इसके बाद ये 1843 की बात है, जबकि स्टेनिंग टेक्निक जो है डेवलप नहीं हुई थी। अभी हम ब्लड सेल्स जो है डिफरेंट किस्म के होते हैं, WBCs भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्टेनिंग टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी। सो स्टेनिंग की मदद से ही हम डिफरेंट ब्लड सेल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अभी तक तो स्टेनिंग टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी, तो अभी तक WBCs का एक पूरा इंट्रोडक्शन, पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं थी। इसके बाद 1864 में 1864 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन सिग्समंड शिल्स। जॉन सिग्समंड शिल्स, इसने WBCs को सबसे पहले अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। सबसे पहले डिस्कवर किया विलियम हैवसन ने। इसने कहा WBCs लिम्फेटिक सिस्टम में प्रोड्यूस होती है और ये WBCs ही बाद में कन्वर्ट होती है और बनाती है RBCs, और ये WBC जो होती है ये कलरलेस होती है। इसके बाद जबरील एंड्रॉल एंड विलियम एडिसन आया, उन्होंने WBCs को अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया और ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में भी उन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन सिग्समंड शिल्स। इसने बेटा जॉन सिग्समंड शिल्स ने इसने अच्छे अंदाज में WBCs की डिस्क्रिप्शन दे दी। यहां तक क्लियर। इसके बाद लास्ट में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेटा एली मैचनिकॉफ एक जबरदस्त साइंटिस्ट था। इसने सबसे पहले न्यूट्रोफिलस को डिस्कवर किया। किसने? एली मैचनिकॉफ ने सबसे पहले न्यूट्रोफिलस को डिस्कवर किया। और इस वाली बात को, यानी इसने जब न्यूट्रोफिलस को डिस्कवर किया, ये वाली बात इसकी दूसरी बीवी जिसका नाम ओल्गो था, उसने उसने एक किताब लिखी थी। इसकी बीवी जिसका नाम ओल्गो था, उसने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने इस वाली बात का जिक्र किया कि न्यूट्रोफिलस को डिस्कवर एली मैचनिकॉफ ने किया। तो अभी तक बेटा हम WBCs के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा WBCs को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, यानी ये इम्यून सिस्टम का एक अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद डिस्कवरी के बारे में बेटा हमने बात की। हमने कहा जो WBCs होती है सबसे पहले विलियम हैवसन ने डिस्कवर किया, जिसे फादर ऑफ हेमेटोलॉजी भी कहा जाता है। उसने क्या कहा कि WBCs जो होती है ये लिम्फेटिक सिस्टम से प्रोड्यूस होती है और ये WBCs फिर ब्लड वेसल्स में चली जाती है जहां पे ये कन्वर्ट होती है और बनाती है RBCs, रेड ब्लड सेल्स। तो इसने ये बात भी कही कि ये जो WBCs होती है ये कलरलेस होती है। ये अभी तक इसका कहना है। इसके बाद जबरील एंड्रॉल आया और विलियम एडिसन आया। इन्होंने WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी, यानी इन्होंने ल्यूकोसाइट्स को अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया और ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी। वो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया में क्या फर्क होता है वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जॉन सिग्समंड शिल्स आया। इन्होंने WBCs को बड़े अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया और उसके बाद लास्ट में एली मैचनिकॉफ आया जिसने न्यूट्रोफिलस को डिस्कवर किया। इस चीज को इसकी दूसरी बीवी जिसका नाम ओल्गो था, उसने अपनी किताब में जिक्र किया है कि हाउ ही डिस्कवर्ड न्यूट्रोफिलस। उसने एक बहुत बड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन दे दी है, वो एक थीसिस के जरिए से मैं पढ़ रहा था। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब हम WBCs के शेप के बारे में बात करेंगे। अभी तक इंट्रोडक्शन हुआ और डिस्कवरी हुई और अब हम पढ़ेंगे इसके शेप के बारे में। तो अगर आपको डिफाइन करनी होंगी WBCs तो आप क्या कहेंगे? WBCs आर दोज लिम्फोसाइट्स, सॉरी आप कहेंगे WBCs आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स विच लेक हीमोग्लोबिन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्लियर?
अब चले अब हम शेप के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिए इससे पहले हमने आरबीसीज के शेप के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि जो आरबीसीज होती है उनकी शेप बेटा होती है वो डंबल शेप के होते हैं, डोनट शेप के होते हैं, या वो बाइकनकेव शेप के होते हैं, या डिस्कॉइड शेप के होते हैं। वो क्या मतलब हुआ वो मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी फिलहाल नजर रखिएगा जो WBCs की शेप होती है दे हैव एन इरेग्युलर शेप, इट मीन्स देयर शेप इज इरेग्युलर। इनकी शेप जो होती है वो इरेग्युलर होती है, यानी इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। क्योंकि WBCs को ब्लड के जरिए से ट्रैवल करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, कंटिन्यूसली मूव करना पड़ता है, यहाँ तक कि इनको ब्लड वेसल्स का जो वॉल है वो भी क्रॉस करना पड़ता है। ब्लड वेसल्स का जो वॉल है इनको ये भी क्रॉस करना पड़ता है अगर इंजुरी हुई तो ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ब्लड वेसल्स के वॉल को भी मूव करना पड़ता है, तो कंटिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि WBCs की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, दे आर इरेगुलर इन शेप, इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। इसके बाद अगर हम नंबर के बारे में बात करें, आरबीसीज के नंबर के बारे में बात की थी हमने कहा था दियर नंबर इज 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होती है, लेकिन जो WBCs होती है इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू आरबीसीज। इनका काउंट अगर हम देखें तो इनका नंबर होता है 4,500 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। लेकिन टाटोरा ने अपनी किताब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पेज नंबर 594 में लिखा है कि इनका जो नंबर होता है वो होता है 5,000 to 10,000, यानी द नॉर्मल रेंज ऑफ WBCs इज 5,000 to 10,000। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि WBC जो होती है ये अपने नंबर को चेंज करते रहती है। वो मतलब ये हुआ कि कभी कभार WBCs का नंबर 5,000 से कम आता है, कभी कभार WBCs का नंबर 10,000 या 11,000 से ज्यादा बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे आप, अगर WBCs का नंबर 5,000 या 4,500 से कम है तो इस वाली कंडीशन को बेटा ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया। इफ द नंबर ऑफ WBCs reduces less than 4,500, यानी अगर WBCs का नंबर कम हुआ इस वाली रेंज या इस वाली रेंज से, बेटा इस वाली कंडीशन को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। और ये कब होता है ल्यूकोपीनिया? ये हो सकता है अगर रेडिएशन, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स की वजह से, कि कोई इंसान कैंसर से गुजर रहा है अब उसको कीमोथेरेपी दे देंगे, कीमोथेरेपी या रेडिएशन की वजह से ये जो ल्यूकोसाइट्स होती है ये बेटा डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इनका नंबर कम हो जाता है, जिस वाली कंडीशन को बेटा ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। और अगर WBCs की कंडीशन, अगर WBCs का नंबर कम हुआ देन द पर्सन विल बी प्रोन टू इन्फेक्शन। अगर WBCs का नंबर कम हुआ जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, अब अगर इनका नंबर ही कम हुआ तो इंसान को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इसके बाद कभी कभार WBCs का नंबर इंक्रीज होता है, उस वाली कंडीशन को बेटा ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। इफ द नंबर ऑफ WBCs increases more than 11,000 the condition is called as ल्यूकोसाइटोसिस। और ये कब होता है? ये बेटा स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर किसी इंसान में स्ट्रेस है तब होगा, या बेटा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में इन्वेड करता है, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चला गया तो WBCs का नंबर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इनका काम ही यही है कि हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा लेना। तो
हमें इन्फेक्शन हो गया, अगर इन्फेक्शन हुआ तो WBCs इंक्रीज होंगी, WBCs इंक्रीज हुई तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर RBCs ज्यादा होती है ना, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसे आप इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं, वो एक, या पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। लेकिन बेटा अगर ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBCs का नंबर इंक्रीज हुआ ना, ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है और ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। RBCs का नंबर इंक्रीज होना हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, यानी हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन WBCs का इंक्रीज होना, ल्यूकोसाइटोसिस का होना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें कि कभी कभार WBCs अनकंट्रोल्डली ग्रो होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, अनकंट्रोल वे में ग्रो हो जाते हैं। और जब ये अनकंट्रोल वे में ग्रो हो जाते हैं तो ये फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं करते। तो याद रखेंगे, अगर WBCs इंक्रीज हुए नंबर में लेकिन फंक्शन कर रहे हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। लेकिन अगर ये एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, यानी अब कुछ WBCs फंक्शन नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है WBCs की, बेटा उस वाली कंडीशन को ल्यूकेमिया कहा जाता है। द कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। क्लियर? WBCs का नंबर इंक्रीज हुआ बेनिफिशियल तरीके से, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। लेकिन अगर WBCs का नंबर अनकंट्रोल्ड ग्रो हुआ, अनकंट्रोल्ड वे में ज्यादा हुआ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस, बट एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोसाइटोसिस इज बेनिफिशियल, ल्यूकेमिया इज डेंजरस। बेटा क्लियर? तो यहां तक ये हम WBCs के नंबर के बारे में बात कर रहे थे। क्लियर? इसके बाद बेटा हम WBCs के साइज के बारे में बात करेंगे। साइज ऑफ WBCs, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद टाइप्स हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। साइज के बारे में बेटा अगर हम बात करें, WBCs का जो साइज होता है ना, ये लार्जर होती है एज कंपेयर टू RBCs। दे आर लार्जर देन RBCs। यहां तक कि मैं ये कहूं, दे आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, दे आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड सेल्स तीन ही किस्म के होते हैं, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो स्मॉलेस्ट होते हैं, यहां पे तो मैंने कहा कि ये RBC से बड़ी होती है, तो बची कौन? WBC। इसका मतलब ये हुआ WBC इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। क्लियर? तो साइज कितना होता है आपने देखा था, RBCs का कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर RBCs का। लेकिन अगर इनकी बात करें, इनकी WBCs की, तो इनका जो डायामीटर होता है ना, असल में इनका डायामीटर होता है वो वैरी करता है, क्योंकि WBCs बहुत सारे किस्म की होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, यानी ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स, वो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल नजर रखें इनके डायामीटर के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका डायामीटर होता है 10 माइक्रोमीटर्स to 15 micrometers. They are 10 to 15 micrometers in diameter. मैं सीधे लिखूं micrometers, 10 to 15 micrometers in diameter, यानी इनका जो डायामीटर होता है, इनका जो साइज होता है वो होता है 10 to 15 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। तो इसमें आप याद रखेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो होती है लिम्फोसाइट, जिसका साइज दिया गया है 7 to 10 माइक्रोमीटर्स। क्लियर? 7 to 10 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, लिम्फोसाइट। और लार्ज होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, जिसका साइज होता है 15 to 18 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। क्लियर? लेकिन अगर हम नॉर्मल रेंज देखें, बाकी जो न्यूट्रोफिल्स होती है, एसिनोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है, तो सब की रेंज है 10 to 12 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। तो नॉर्मल रेंज इनकी हम ये बता देंगे 10 to 15 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। 10 लिम्फोसाइट्स होती है, 15 यहाँ पे मोनोसाइट्स होती है, बाकी जो बीच में बचा 12 वाले वो होती है न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। वो हम अच्छे से और अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने पढ़ा शेप इरेगुलर होती है, इनका नंबर 5,000 to 10,000 होता है एज पर टाटोरा, और इनका जो साइज होता है दे आर लार्जर देन RBC, इवन दे आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। डायामीटर होता है 10 to 15 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, जहां पे 10 होती है लिम्फोसाइट्स या 15 होती है
मोनोसाइट्स। क्लियर। अब मैंने लिम्फोसाइट्स की अलग रेंज इसलिए दी क्योंकि लिम्फोसाइट्स खुद कुछ स्मॉल होती है कुछ लार्ज होती है। वो लिम्फोसाइट जो स्मॉल होती है उनका साइज होता है 7 और जो लिम्फोसाइट्स खुद लार्ज होती है उनका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। उसके बाद मोनोसाइट्स, इनकी रेंज है 15 to 18 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। दे आर यूजुअली 15 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इसके बाद हम WBCs को आगे बढ़ते हुए इख्तिताम करते हैं। बस लास्ट वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ WBCs। WBCs बनती कहां से है? तो याद रखेंगे आप, ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए एक अलग सा लेक्चर 1 घंटे के लिए चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं 2 मिनट में आपको समझा दूं कि WBCs बनती है एक स्टेम सेल से, जिसे हम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं या जिसे हम प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। फिलहाल मैं कहूं स्टेम सेल हम उसको कहते हैं। तो स्टेम सेल 2 किस्म, यानी स्टेम सेल के 2 अकसाम हैं वहां पे। एक होती है माइलॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, और दूसरी होती है लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल। अब इस माइलॉइड स्टेम सेल से हमारी बनती है सब WBCs। माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं सारे WBCs सिवाय लिम्फोसाइट के। लिम्फोसाइट हमारी बनती है लिम्फॉइड स्टेम सेल से। लिम्फोसाइट बनती है लिम्फॉइड स्टेम सेल से। बाकी जो मोनोसाइट है, बाकी जो मैं यहां पे बता दूं, जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। क्लियर। तो कहने का मतलब माइलॉइड स्टेम सेल से ग्रैन्युलोसाइट्स बनती है और मोनोसाइट बनती है, लेकिन लिम्फॉइड स्टेम सेल से सिर्फ लिम्फोसाइट बनती है। क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ते इस वाले टॉपिक को, फॉर्मेशन ऑफ WBC, जिसे ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। इसको हम एक अलग वीडियो में अलग अंदाज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम कुछ